सरल जापानी चैनल से प्रस्तुत है। आओ सीखें जापानी। हिंदी में जापानी भाषा सीखने की सरल पाठमाला। कोन्निचिवा मिनासान। आप सभी को सुजॉय का नमस्कार। ये इस कोर्स का तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोस में हमने जापानी वर्णमाला को हिंदी में सरल रूप से समझने की कोशिश की। अब आगे पाठ 3, जापानी लिपि परिचय। इस पाठ में हम जानेंगे जापानी भाषा की लिपियों के बारे में और जानेंगे कि इन लिपियों का उद्भव कैसे हुआ, ये कैसे इवॉल्व हुए। लिपि या स्क्रिप्ट। तो लिपि क्या है? बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा का लिखित रूप लिपि होती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन लिपि। मणिपुरी भाषा की लिपि है मेइतेई, जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार से ताल्लुक रखती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकतर जो भाषाएं हैं पृथ्वी की, वो उनकी एक लिपि होती है। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जो एक से अधिक लिपियों की मदद से लिखी जाती है, और जापानी भाषा उनमें एक है। जापानी भाषा को लिखने के लिए तीन लिपियों का सहारा लिया जाता है। ये लिपियां हैं हिरागाना, काताकाना और कांजी। इन तीनों लिपियों को मिलाकर जापानी भाषा लिखी जाती है। जापानी लिपियां। लिपियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ध्वन्यात्मक या ध्वनि लिपि, जिसे अंग्रेजी में फोनेटिक स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि मुंह से निकलती है उसी को वर्ण और मात्राओं से लिखा जाता है। यानी कि ये लिपि अक्षर और उच्चारण आधारित होती है। जापानी में ध्वनि लिपि को काना लिपि कहते हैं। काना लिपि दो प्रकार की होती हैं, हिरागाना और काताकाना। जापानी मूल के जो शब्द हैं, यानी कि जिन शब्दों का अ, मूल जापानी है और जो जापान में विकसित हुआ, जापान के जो निजी शब्द हैं और उनका जो व्याकरण है, उन्हें लिखने के लिए हिरागाना लिपि का प्रयोग किया जाता है। जबकि विदेशी मूल के शब्दों और जो आयातित या इंपोर्टेड वर्ड्स हैं दूसरे भाषाओं के, उन्हें लिखने के लिए काताकाना लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई ध्वनि लिपि या ध्वन्यात्मक लिपि, जिसे काना लिपि कहते हैं। दूसरी लिपि है चित्र लिपि, या अंग्रेजी में जिसे हम आइडियोग्राफिक या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। तो क्या होती है चित्रलिपि? प्राचीन काल में गुफाओं में जो आदिम मानव थे, वो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। कोई विचार, कोई भाव व्यक्त करने के लिए वो चित्रकारी करते थे गुफाओं की दीवारों पर। इसी तरह से जब रंगों का आविष्कार हुआ, तो रंगों की सहायता से भी विचार व्यक्त किए गए। आधुनिक काल में कई जगहों पर हम चित्रलिपि देखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिंबल्स। हम कई जगहों पर कई तरह के सरकारी निर्देश देखते हैं जो चित्रलिपि की मदद से उन्हें दर्शाया जाता है। बजाय वाक्यों में लिखने के चित्रलिपि का सहारा लिया जाता है। और बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल फोन में इमोजीज, जिन्हें हम इमोजीज कहते हैं, वे भी चित्रलिपि ही तो हैं। तो चित्रलिपि की फिर परिभाषा क्या हुई? चित्र के प्रयोग से किसी विचार, भाव या धारणा को व्यक्त किया जाता है, जिसे चित्रलिपि कहते हैं। चित्र देखकर अर्थ पता चल जाता है, भले ही उच्चारित न कर पाए। यानी कि अगर हमें भाषा ना भी मालूम हो, तो भी अगर चित्र के सहायता से किसी भाव या आइडिया को व्यक्त किया जा रहा है, तो उसे आसानी से समझा जा सकता है, बिना भाषा के ज्ञान के भी। चित्रलिपि की क्या विशेषताएं या क्या लाभ हैं?
कम अक्षरों या शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है। जैसे कि जापानी भाषा में मछली को साकाना कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हिरागाना में साकाना लिखा हुआ है। अगर इसी को हम चित्रलिपि के मदद मदद से व्यक्त करना चाहें तो ये है चिन्ह मछली के लिए जापानी भाषा में। तो जो अशिक्षित या अल्पशिक्षित लोग हैं वे भले ही साकाना हिरागाना लिपि में ना पढ़ पाएं, लेकिन मछली के इस सिंबल को देखकर वो समझ जाएंगे कि क्या बात कही जा रही है। इसी तरह से एक और उदाहरण है। ये चिन्ह आप देख रहे हैं पेड़ के लिए, ये है पूर्व दिशा। आप देख सकते हैं कि नीचे एक पहाड़ जैसा बना हुआ है और उसके ऊपर जो है एक सूर्य है, यानी कि पूर्व दिशा में सूर्य जो है, ये पहाड़ है, यहाँ पे ये सूरज उग रहा है, यानी कि ये सुबह का समय है, तो ये पूर्व दिशा का सिंबल हो गया। इसी तरह से ये धान का खेत है। इस तरह से जो चौकोन बना हुआ है और उसके बीच में दो ये चार भाग किए गए हैं, तो ये धान के खेत का चिन्ह है। और इसी तरह से ये है आग का चिन्ह। तो चित्रलिपि में जापानी चित्रलिपि को कांजी लिपि कहा गया है, जिसमें हर चित्र एक कांजी होती है। तो हम जो चिन्ह या सिंबल्स कह रहे हैं, तो हर सिंबल हर चिन्ह एक कांजी है। कांजी मूलतः चीनी चित्रलिपि है जो जापानी में प्रयोग होता है, यानी कि जापानी भाषा को लिखने के लिए चीनी चित्रलिपि से जो कांजी है उन्हें लिया गया है। तो हमने देखा कि जापानी लिपियां तीन प्रकार की होती हैं: हिरागाना, काताकाना और कांजी। हिरागाना से जापानी मूल के शब्द और व्याकरण लिखे जाते हैं। काताकाना में विदेशी शब्द लिखे जाते हैं और जिन शब्दों को चित्रों के द्वारा समझाया जा सके उन्हें कांजी के मदद से लिखा जाता है। आप देखेंगे कि जब भी जापानी लिपियों की बात होती है तो सबसे पहले हिरागाना, उसके बाद काताकाना और उसके बाद कांजी का उल्लेख होता है। लेकिन अगर हम इन लिपियों के उत्स और उद्भव की बात करें तो वो शायद इस क्रम में ना हो। तो जापानी लिपियों का जब उत्स और उद्भव हुआ, वो किस क्रम से हुआ वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले आई है काताकाना लिपि, जो चीनी चित्रलिपि से जिसका इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद हिरागाना बनी और उसके बाद जब हिरागाना और काताकाना से जापानी भाषा लिखी जाने लगी, तब कांजी से कुछ चित्रों को एडॉप्ट किया गया और भाषा को और सुंदर बनाया गया। तो इस तरह से जापानी भाषा को पहले मिली काताकाना, उसके बाद हिरागाना और उसके बाद कांजी को अपनाया गया। अब हम देखेंगे जापानी लिपियों की उत्पत्ति और उद्भव। प्राचीन जापान में जापानी भाषा को लिखने की कोई लिपि नहीं थी। चीनी चित्रलिपि के प्रयोग से भावों को व्यक्त किया जाता था, यानी कि जो क्लासिकल चाइनीज स्क्रिप्ट्स थी उनका उनके प्रयोग के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था जापान में भाषा को लिखने का। जब बौद्ध धर्म के प्रचारक जापान आए तो वे अपने साथ बौद्ध शास्त्र की पांडुलिपियां ले आए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक था कि जापानी लोग शास्त्रों की भाषा को पढ़ सकें। ये नवीं शताब्दी यानी कि हायान काल का समय काल था। मूल चीनी लिपि को याद करना बहुत ही मुश्किल का काम था, क्योंकि चित्रलिपि जो जब चीन की थी उसके जो सिंबल्स थे जिसे जापानी में बाद में कांजी कहा गया, तो वो बहुत मुश्किल थे। तो नए लोगों के लिए एकदम से चीनी लिपि को समझना, उन्हें याद करना, उन्हें लिखना आसान नहीं था। इसलिए भाषा को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए चीनी चित्रलिपि के चिन्हों को सरल बनाया गया। चित्रों की ध्वनियों को एक आशुलिपि रूप या जिसे हम शॉर्ट हैंड फॉर्म कहते हैं उसमें वर्णमाला का रूप दिया गया। चीनी चित्रलिपि का यही सरल ध्वन्यात्मक रूप काना लिपि
या काताकाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यही प्रथम जापानी लिपि कहलाई। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन चीनी लिपि को शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखने का एक तरीका अपनाया गया और चित्रलिपि से उसे ध्वनि लिपि बनाया गया और इस तरह से एक वर्णमाला का विकास हुआ जिसे काना या काताकाना कहा गया। काना लिपि का भारत के साथ क्या संबंध है? ये बहुत ही रोचक तथ्य है और बहुत ही दिलचस्प विषय है कि काना लिपि भारत के साथ इसका क्या संबंध है। मध्यकाल के छठी शताब्दी में भारत में गुप्ता ब्राह्मी लिपि से सिद्धम लिपि का उद्भव हुआ था। सिद्धम लिपि को नागरी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, नेपाली आदि भाषाओं जैसी लिपियों का पूर्वज माना जाता है। सिद्धम में लिखी बौद्ध धर्म के बहुत से तांत्रिक ग्रंथ सिल्क रूट के रास्ते भारत से चीन पहुंचे। उस उद्भव काल में यह आवश्यक था कि मंत्रों के उच्चारण को सही सही चीन स्थानांतरित किया जाए और चीनी चित्रलिपि संस्कृत की इन ध्वनियों को लिखने में सक्षम नहीं थी। इसलिए सिद्धम लिपि का पूर्वी एशिया में खूब प्रचार प्रसार हुआ। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु कुकाई वर्ष 806 ईस्वी में भारत की सिद्धम लिपि अपने साथ चीन से जापान लेकर गए। जापान में रहते समय कुकाई ने नालंदा प्रशिक्षित बौद्ध भिक्षुओं के साथ मिलकर संस्कृत का विस्तृत अध्ययन किया। बौद्ध धर्म के ग्रंथों के प्रचार प्रसार में उनकी गहरी दिलचस्पी उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाई कि जापानी भाषा को चित्रलिपि के बजाय सिद्धम जैसी ध्वन्यात्मक लिपि से बेहतर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि काना लिपि का आविष्कार 9वीं शताब्दी में कुकाई ने ही किया था। काना लिपि की आधुनिक वर्ण व्यवस्था में सिद्धम लिपि का प्रतिबिंब मिलता है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि काना लिपि भले ही सिद्धम लिपि जैसी ना हो, पर उसकी जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्णमाला का जो अरेंजमेंट है, वर्णमाला में वर्णों का जो अरेंजमेंट है, वो सिद्धम लिपि से बहुत मिलती जुलती है। और इसका जो आइडिया है वो कुकाई को सिद्धम लिपि से मिला, जो भारत में जिसका विकास हुआ था, और कुकाई भारत से ही इस लिपि को चीन लेकर आए थे अपने साथ। इस तरह जापानी लिपियों में काताकाना की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। चीनी चित्रलिपि से काताकाना की उत्पत्ति हुई। तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से हुई। चीनी चित्रलिपि से काताकाना, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आ जो स्वर है चीनी चित्रलिपि में, ये है इसका चिन्ह, और इसे जब काताकाना बनाया गया तो ये चिन्ह अपनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों चित्रों में कितनी समानता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है वही है ये वाला पोर्शन, और इस तरह से इसको यहाँ पे लिया गया। इसी तरह से ई का जो स्वर है, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है उसी को काताकाना में अडॉप्ट किया गया ई स्वर के लिए। इसी तरह से ऊ ए ओ, आप देख सकते हैं ऊ में भी जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी को लिया गया और फिर नीचे वाले हिस्से से इस पोर्शन को इस तरह से लिया गया। तो थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चीनी चित्रलिपि से ही लिया गया है। यानी कि चित्रलिपि को सिंप्लीफाई किया गया है। एक काताकाना जो है वो चीनी चित्रलिपि का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ए में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे आया है, और ओ देखिए, ओ में इन दोनों, इस पूरे चित्र में से आधा आधा हिस्सा लेकर ये बनाया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आप दोनों में समानता पाएंगे, और ये साफ नजर आता है कि काताकाना जो है वो चीनी चित्रलिपि का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। काताकाना की उत्पत्ति के कुछ समय पश्चात हिरागाना लिपि का आविष्कार हुआ। क्योंकि काताकाना से चीनी शब्द लिखे जाते थे और आगे चलकर सभी विदेशी शब्द
लिखे जाने लगे, इसलिए जापानी मूल के शब्दों को लिखने के लिए हिरागाना लिपि निर्धारित हुई। काताकाना की तरह हिरागाना भी चीनी चित्रलिपि से ही बनी है। हिरागाना के अक्षर कर्सिव स्टाइल में लिखे जाते हैं, जबकि काताकाना शार्प, स्ट्रेट, एंगुलर लाइंस आधारित लिपि है। हम जब आगे देखेंगे कि हिरागाना लिपि के अक्षर और काताकाना लिपि के अक्षर, तो उसमें से ये बात आप गौर कर पाएंगे कि किस तरह से हिरागाना के अक्षर गोलाकार यानी कि कर्सिव स्टाइल में लिखे गए हैं, और जो काताकाना है उसके अक्षर बिल्कुल खड़ी खड़ी लाइनें हैं, उसमें शार्प लाइंस है और एंगुलर लाइंस हैं। हिरागाना और काताकाना के माध्यम से पूरी भाषा लिखी जा सकती है। अब हम देखेंगे कि चीनी चित्रलिपि से किस तरह से हिरागाना के अक्षर बने। तो उदाहरण के लिए हमने वर्णमाला से ना, नी, नु, ने, नो वाली पंक्ति को लिया है। ये चिन्ह है ना की चीनी चित्रलिपि से, और इसको ये जब हिरागाना में बनी और काताकाना में बनी तो ये बनी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये हिरागाना में ये हिस्सा है, और बाकी जो हिस्सा है उसमें से इस तरह से ये बना है, और इसको और भी अधिक सिंप्लीफाइड फॉर्म में काताकाना में लिखा गया है। तो आप तीनों में समानता देखिए कि किस तरह से ये बने हैं। इसी तरह से नी ध्वनि के लिए ये चीनी चित्रलिपि का चिन्ह है, इससे बना है ये हिरागाना। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो दो समान रेखाएं हैं वो यहाँ पे भी है और काताकाना में उसी को लिया गया है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको लिया गया है हिरागाना में, जबकि ये काताकाना में नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिरागाना और काताकाना दोनों ही चित्रलिपि से आए हैं, और काताकाना उससे भी, हिरागाना से भी अधिक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और दोनों में आप देखेंगे कि काताकाना में देखिए शार्प लाइंस है, जो बात हम कह रहे थे, जबकि हिरागाना कर्सिव स्टाइल की राइटिंग है। इसी तरह से नू देखिए, काताकाना को अगर आप पहले देखें तो ये जो पोर्शन है इसी को इसमें लिया गया है, और जबकि हिरागाना में इस वाले भाग को कर्सिव स्टाइल में लिखकर इसे ये रूप दिया गया है। इसी तरह से ने और नो के केस में भी वही बात है। तो हिरागाना लिपि में कर्सिव राइटिंग है, राउंडनेस या गोलाकार हैं उसके अक्षर, जबकि काताकाना शार्प और एंगुलर हैं, खड़ी खड़ी लाइनें हैं। तो ये फर्क है हिरागाना और काताकाना में, और इस तरह से चीनी चित्रलिपि से इन दोनों लिपियों का विकास हुआ। इस तरह से हमने ये एक एग्जाम्पल के रूप में ना वाली लाइन आपको दिखाई। इस तरह से जितने भी अक्षर हैं पूरी वर्णमाला में, वो सभी इसी तरह से इनका इजाद हुआ है। अब हिरागाना और काताकाना के बाद जो तीसरी लिपि है जापानी भाषा की, वो है कांजी, और जिसमें चीनी चित्रलिपि से चिन्हों को इंपोर्ट किया गया है। हिरागाना और काताकाना के होते हुए क्यों आवश्यकता पड़ी इस चित्रलिपि की, इस पर अब बात करते हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो एक समान हैं, जिनमें एक ही ध्वनि सम्मिलित है, परंतु उनके अर्थ अलग हैं। अर्थ का पता कांजी यानी चित्रों के मदद से चलता है। चित्रों को पंक्तियों में दर्शाकर उन्हें अर्थ दिया जाता है, और कांजी यानी कि इन चिन्हों को जोड़ जोड़कर नए नए शब्द बनाए जाते हैं, नए नए अर्थ बनते चले जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, ये अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। ये सूर्य है, सूर्य यानी कि जो दिन रात करता है। तो इससे अब हम सूर्य की कांजी या सूर्य का चिन्ह कैसे बनाएंगे। ये हो गया सूर्य का चिन्ह। ये कैसे आया, हम चिन्ह में तो गोल सूर्य जैसे नहीं बना सकते। तो ये देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है वो ये है,
और जो रात वाला हिस्सा है वो ये है। यानी कि जो दिन रात करता है सूर्य, सूर्य का चिन्ह ये हो गया, ये सूर्य की कांजी है जिसे जापानी में नी कहते हैं। दूसरा है पेड़, ये पेड़ है, तो पेड़ को इस चिन्ह से दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेड़ का एक क्रॉस सेक्शन जैसा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, और जापानी में इसे की कहते हैं। तो ये हो गई पेड़ की कांजी। इसी तरह से ये, इसमें आप देखिए कि ये पेड़ है और इसके साथ ये जमीन और उसके बाद जड़ भी है। तो जड़ के लिए जो कांजी है वो है ये। तो ये पेड़ की ही कांजी है, इसमें बस एक ही अतिरिक्त एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे ये पेड़ की जड़ दर्शाती है, और इसे जापानी में होन कहते हैं। और इस कांजी का प्रयोग सिर्फ पेड़ के जड़ से नहीं बल्कि किसी किसी भी जड़ या किसी उत्स या ओरिजिन जिसे हम कहते हैं उसके लिए इस कांजी का प्रयोग होता है। तो हमारे पास है नी, होन, और एक और है व्यक्ति के लिए कौन सी कांजी है। तो देखिए व्यक्ति को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर है ये दो टांगे हैं, इसी तरह से इसमें भी इसी तरह से ये दो टांगों को दर्शाया गया है। और जापानी में व्यक्ति के लिए जो नाम है वो है जिन। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी सिंबल्स आ गए। अब हम देखेंगे कि इन्हें जोड़ जोड़ कर कैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। ये दो चिन्ह हमने लिए, ये था नी के लिए और ये है होन के लिए, यानी कि नी होन। तो नी होन, नी मतलब सूर्य, होन मतलब उत्स या ओरिजिन, यानी कि निहोन का अर्थ हो गया सूर्य का उत्स, यानी कि जहां से सूरज निकलता है, यानी कि द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यह है जापान, यानी कि निहोन। जापान को जापानी में निहोन कहते हैं, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से दो कांजी, दो चिन्ह मिलकर एक नया अर्थ बन गए, और नी यानी सूरज और होन यानी जड़, दोनों को मिलाकर बन गया निहोन, यानी कि सूर्य उगने वाला देश, सबसे पहले जहां पे सूर्य उदय होता है, यानी जापान। इसी तरह से अब हम निहोन के साथ अगर जिन लगा देंगे तो ये हो जाएगा निहोन जिन, यानी कि जापान का व्यक्ति। क्योंकि जिन का मतलब था व्यक्ति, तो जापान का व्यक्ति यानी जापानी, यानी जापानी नागरिक। तो जो जापान में रहता है या फिर जापान का जो नागरिक है उसे हम कहेंगे निहोन जिन। तो इस तरह से निहोन के साथ जिन मिलकर निहोन जिन बन गया। पहले नी सूर्य, फिर होन उत्स, तो नी और होन मिलकर निहोन, यानी कि जापान, और उसके बाद जिन की कांजी लगकर निहोन जिन, यानी जापानी। इसी तरह से निहोंगो यानी जापानी भाषा भी इसी तरह से एक और कांजी के निहोन के साथ जोड़ने पर निहोंगो बन जाएगा। कांजी चिन्हों की कुल संख्या 40,000 से ऊपर है। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, इतने सारे कांजी हमें सीखने की जरूरत नहीं है। जापान सरकार के शिक्षा विभाग ने कुल 2136 कांजी चिन्हों की औपचारिक सूची जारी की है, जो आधुनिक जापानी भाषा लिखने के लिए पर्याप्त हैं। प्राथमिक शिक्षा स्तर यानी प्राइमरी स्कूल लेवल पर 1006 कांजी सिखाई जाती है, और माध्यमिक स्तर पर यानी सेकेंडरी स्कूल लेवल पर 939 कांजी सिखाई जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे कक्षा 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक ये सारी कांजी सिखाई जाती है। तो ये यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि कांजी के चिन्हों को धीरे धीरे और निरंतर अभ्यास से सीखा जाता है, इसे सीखने में समय लगता है। तो एक साथ बहुत सारे कांजी जब आप जापानी वाक्यों में देखेंगे तो उन्हें देखकर घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक दिन में इसे कोई नहीं सीख सकता, इसे आप धीरे धीरे सीखेंगे और रोज कुछ नई कांजी सीखेंगे, और उसके साथ साथ जो इससे पहले जो कांजी आपने सीखी हैं उनका भी अभ्यास निरंतर करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस और रिवीजन
और नए नए कांजी को सीखकर आप एक कुछ समय के भीतर बहुत सारे कांजी सीख सकते हैं। आगे हम इस कोर्स में कांजी सिखाने के पाठ भी शामिल करेंगे। तो आज बस यहीं तक। अगले पाठ में हम हिरागाना में जापानी वर्णमाला परिचय सीखेंगे और हिरागाना के अक्षरों को लिखने के जो पूर्व निर्धारित नियम हैं उस पर चर्चा करेंगे। हिरागाना लिपि को लिखना व अभ्यास करने का तरीका भी हम देखेंगे। तो हिरागाना लिपि में जापानी वर्णमाला को हम लिखेंगे साथ साथ, और हर अक्षर को किस तरह से लिखा जाएगा, उसके जो स्ट्रोक्स हैं वो कौन से नियम फॉलो करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको कैसे करना होगा, वो सब हम अगले पार्ट में आपको सिखाएंगे। तो अगला पार्ट जरूर देखें, हिरागाना लिपि में जापानी वर्णमाला लिखना। तो आज बस इतना ही। पार्ट 3 अब यही समाप्त हो रहा है। अगर आप जापानी भाषा सीरियसली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। सायोनारा।